नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। जहां इस अवसर पर शुभकामना संदेश में सीएम योगी ने कहा कि सादगी, शुचिता और अनुशासन के प्रतीक माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ जीवन और आरोग्यता हेतु प्रार्थना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां, नेताओं और आम नागरिकों ने जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 2030 तक प्रदेश का हरित आवरण 20% करना है। यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब वृक्षारोपण जन आंदोलन का रूप ले ले। अधिकारी प्रदेश के हर गांव में ग्राम वन की कार्य योजना बताएं। वहीं साथ ही 1 से 7 जुलाई तक चलने वाले वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ पौधे रोपित किए जाने हैं। शनिवार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, पौधारोपण की सफलता के लिए 50 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार की जाए। उन्होंने लखनऊ में कोकरैल नाइट सफारी निर्माण में तेजी लाने के लिए 1 सप्ताह में ठेकेदार चयन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में तेज गर्मियों और लू को देखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी किया, जहां पर लोगों से अपील की गई कि दोपहर के 12 बजे से 4 बजे के बीच में घर से निकलने से बचे। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने यह बताया है कि प्रदेशवासियों को सलाह दी गई है, बाहर निकलते समय शरीर को ढक कर रखें। वहीं साथ ही हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने और धूप में छाता या चश्मा जरूर लगाएं। नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी जैसे जो तरल पदार्थ है उनका सेवन निरंतर करें। दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे के बीच अत्यधिक गर्मी से बाहर निकलने से बचें। खाली पेट अधिक प्रोटीन और बासी भोजन है उसका सेवन ना करें। धूप में खड़ी गाड़ियों में बच्चों या जानवरों को अकेले ना छोड़ें। शराब, चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक आदि का अधिक सेवन ना करें। समाजवादी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल के जरिए उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री के डीएनए के संबंध में सपा का बयान उसकी संकीर्ण मानसिकता और नैतिक पतन को उजागर करता है। सपा नेता रामगोपाल यादव द्वारा महिला वायुसेना अधिकारी का जातिगत अपमान करने के बाद माफी मांगने के बजाय अब सपा जो ब्रिजेश पाठक की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए गंदी राजनीति का सहारा ले रही है। जाली दस्तावेज के आधार पर सीतापुर से 50 सिम कार्डों को एक्टिवेटेड कर नेपाल और पाकिस्तान भेजा गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस के निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे की तहरीर पर खैराबाद पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज कर धरेचा निवासी संतराम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से जाली आधार कार्ड है और पहचान पत्र है, पैन कार्ड, कई फोटो और संदिग्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं, जो कि सभी जाली कागजात हैं। आरोपी के तार साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं। एटीएस को जानकारी यह भी मिली थी कि खैराबाद के धरोचा गांव निवासी संतराम वर्ष 2022 से मोबाइल सिम कार्ड बेचने का काम करता है। आरोप यह भी है कि संतराम ने जाली दस्तावेज के आधार पर कुछ सिम को एक्टिवेट किए थे। इन एक्टिवेटेड सिमों को संतराम ने पीलीभीत निवासी युवक के माध्यम से नेपाल तक भिजवाया था। बरेली के भोजीपुरा में शनिवार को अवैध निर्माण पर बीडीएस का बुलडोजर चला। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना प्लॉटिंग और अवैध निर्माण करने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। 4 कॉलोनियों के लिए भूखंड बनाकर बेचने के लिए चल रहे जो स्थल है विकास के निर्माण कार्यों को बीडीए टीम ने ध्वस्त करा दिया। इस कार्रवाई से कॉलोनाइजर्स में खलबली है। भोजपुरा स्थित रपुरा गांव के करीब 8000 वर्ग मीटर पर अजय मिश्रा, रक्षपाल गुप्ता और अनस ने विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ही भूखंड काट दिए। भूखंड बेचने के लिए सड़क, बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस का निर्माण किया गया और उस निर्माण पर बुलडोजर चलवाया गया है।
वहीं झांसी में भीषण गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान जो जनता है उनका गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूटा। बीकेडी चौराहे पर लोगों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। गुस्साए नागरिक बिस्तर और चादर लेकर के चौराहे पर ही सोने पहुंच गए ताकि प्रशासन को बिजली की संकट की असली तस्वीर दिखाई जा सके। लोगों का कहना है कि घंटों की कटौती और रात में बार बार बिजली जाने के कारण बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कुछ लोग तो पावर हाउस परिसर में ही बिस्तर डालकर बैठ गए। गर्मी और बदहाल आपूर्ति को लेकर स्थानीय अधिकारियों का देर रात घेराव भी किया गया। वही भीड़ ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से जवाब मांगते हुए कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। वाराणसी में पशु तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत लगातार दूसरे दिन जो पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है, यह मुठभेड़ लंका थाना क्षेत्र के उस समय हुई जब पुलिस मुखबिर की सूचना पर चेकिंग कर रही थी। जैसे ही तस्करों ने पुलिस को पास आते देखा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 पशु तस्कर घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में लेकर के इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। वही मौके से 24 गोवंश को बरामद किया गया। पुलिस ने तस्करों के पास से हथियार भी जब्त किए हैं। घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पशु तस्करी की जो नेटवर्क है उसको जल्द ही पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। आज थाना क्षेत्र लंका में एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक सस्पेक्टेड गाड़ी में जानवर ले जाने की सूचना थी। इस सूचना पर तत्काल थाना लंका और सभी थानों को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चेकिंग करने के लिए आदेश किया गया था। चेकिंग के दौरान ये संदिग्ध गाड़ी पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए वहाँ से भाग गए थे और पुलिस ने इनको पीछे किए। और ये जब पुलिस ने इनको पीछे किए थे और जो उनमें से 2 बदमाश पुलिस के ऊपर फायर किए थे और आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान 2 बदमाश को गोली लगी है और जिनको मेडिकल उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। जब गाड़ी को जांच किया गया था, इसमें 24 गोवंश बरामद हुई है। अब खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक शातिर अपराधी जो कि 4 करोड़ रुपए का कॉपर लूट कर फरार हो गया था और ड्राइवर की हत्या कर चुका था। एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। वही मुठभेड़ में उस वक्त हुई जब पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि आरोपी एक इलाके में छिपा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से लगने से वह ढेर हो गया। वही जो एनकाउंटर है उसमें एसएचओ को बदमाश की गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के चलते उसकी जान बच गई। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया है कि मारा गया आरोपी एक लंबे समय से फरार था। उस पर कई संगीन मामले भी दर्ज थे। मौके से एक हथियार और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज के आगे की जांच जारी है। जनपद बुलंदशहर में अपहरण और नाबालिग की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। घायल अवस्था में आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नरेश के रूप में हुई है, जिस पर एक नाबालिग किशोरी की अपहरण और हत्या का गंभीर आरोप है। थाना अनूप शहर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में यह मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। थाना अनूप शहर क्षेत्र में एक दुखद घटना घटित हुई है। एक लड़की की अपने ही माँ बाप के परिचित व्यक्ति जिनसे अच्छे संबंध थे द्वारा उसको ले जाकर के बाग में उसकी हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो कार्रवाई के क्रम में जानकारी मिली कि यह व्यक्ति परिवार में माँ बाप से काफ़ी परिचित था और आना जाना था, और कुछ देर पहले ही वो एक मंदिर से माँ को और लड़की को भी बैठा के घर पे छोड़ा था। फिर माँ और लड़की खेतों में काम करने चले गए, जहाँ ये पहुँचता और वहाँ से लड़की को फिर मोटरसाइकिल पर बैठा करके आहार रोड पर ले गया और एक बाग में ले जाकर के उसकी हत्या कर दी गई। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अभी की क्या कुछ अपडेट है ये हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है, तो
अब अभी की जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे, यूपी एसटीएफ ने फर्जी डिग्री रैकेट का भांडाफोड़ किया है। मोनाल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन समेत 10 गिरफ्तार किए गए। तो वहीं आरसीपी सिंह की पार्टी का जनसुराज में विलय हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। तो उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, जहां पर सीएम धामी ने भव्य स्वागत किया। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है प्री एक्विटेड सिम विक्रेता को, जहां पाक और नेपाल में इस्तेमाल हो रही सिम। तुर्की में वार्ता के बाद सोमवार को ट्रंप रूसी और यूक्रेनी नेताओं से करेंगे बात। तो अपडेट हम आपको बता रहे थे कि आखिर अभी की क्या कुछ अपडेट है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक ऑपरेशन सिंदूर का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई जो सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई को दर्शाया गया। इस वीडियो में सेना की जमीनी तैयारियां, अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग और लक्षित हमलों की झलक दिखाई दे रही। वीडियो के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति के तहत सीमा पर स्थित ठिकानों को पहचान करके सर्जिकल शैली में कार्रवाई की है। सेना के अनुसार यह ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली के उद्देश्य से किया गया। वीडियो के साथ साझा किए गए संदेशों में सेना ने यह भी बताया है कि वह आतंकवाद और घुसपैठ के हर प्रयास का जवाब उसी तीव्रता से देगी। तो चलिए बुलेटिन में आपको ले चलते हैं गुजरात, जहां पर अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहा है वो हम आपको सीधे सुनवा रहे हैं। प्रयोग समग्र देश में આપણે ગુજરાતમાં પ્રાથમિક ધોરણે ચાલુ કર્યું। સહકારિતામાં સહકાર, બધી સહકારી સંસ્થાઓએ પોતાનું કામકાજ સહકારી સંસ્થાઓ સાથે જ કરવું। દરેક પ્રાથમિક મંડળીનું બેંક એકાઉન્ટ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होय, दरेक एपीएमसी નું बैंक एकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होय, दरेक हाउसिंग मंडली નું बैंक एकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होय, दरेक डेरी નું एकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होय અને ધિરાણ લેવા માટે પણ સહકારી માળખાનો જ ઉપયોગ કરો। જોવામાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ ખૂબ નાની વાત લાગે છે। આપણે પંચમહાલ અને બનાસકાંઠા 2 જિલ્લાથી શરૂઆત કરી, પછી અજયભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક અને અમૂલે સાથે મળી આને વેગ આપ્યો। હજી 60% જ કામ થયું છે, પણ સહકારી ક્ષેત્રની ડિપોઝિટમાં 11,000 કરોડ રૂપિયાનો વધારો આપણે અનુભવ્યો। શું આપણે એટલું ના કરી શકીએ? सहकारी मंडळीना दरेक सभासदનું एकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में है। एपीएमसी ना वेपारीना दरेक वेपारीનું एकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होय। एपीएमसी નું, प्राथमिक डेरीનું, जिल्ला डेरीનું અને પૈસાનું વિતરણ પણ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकના માધ્યમથી થાય। ટેકનોલોજી આયા પછી આ જરાય મુશ્કેલ નથી અને એનો સફળ પ્રયોગ। वही भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न तिरंगा यात्रा निकालकर मना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य भाजपा नेता लखनऊ में इस यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं, जो 23 मई तक प्रदेश भर में निकाली जाएगी। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी, तो वही साथ ही लोगों के बीच जाकर के जागरूकता भी फैलाई जाएगी। भाजपा महानगरों में यह यात्रा निकाल रही है, जिसके बाद जिले से तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो आई हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हैं, जिनमें पहली तस्वीर ओडिशा, देहरादून, भुवनेश्वर, लखनऊ, चेन्नई, पटना, सूरत और मुंबई से ये जो 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, जहां भाजपा अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकालते हुए सेना के शौर्य को सलाम करते हुए, सेना ने पाकिस्तान को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको एक अपने इस तिरंगा यात्रा के तहत ही उनके जो मनोबल है उसको बढ़ाते हुए नजर आ रही है।
हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के पुरानी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के बाहर खेत में एक व्यक्ति का शव रस्सी से लिपटा हुआ मिला। शव के पास खून से सना हुआ पत्थर और सिर में गंभीर चोट के निशान थे। वही यह स्पष्ट हो गया कि युवक की निर्मम हत्या की गई थी। वही साथ ही स्थानीय ग्रामीण जब सुबह खेतों की ओर आते हैं तो उन्होंने यह भयानक दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने क्षेत्र को घेरकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। आसपास खून के निशान बिखरे हुए थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि हत्या किसी भारी वस्तु से वार कर की गई है। वही प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि हत्या किसी जान पहचान वाले व्यक्ति द्वारा की गई है। ये भी हो सकता है। हालांकि शव की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो जहाँ खेत में रस्सी से शव लिपटा हुआ मिला है, जिसको लेकर के पुलिस हर एक मामले से, हर एक पहलू से इस पूरे मामले की छानबीन करते हुए नजर आ रही है कि आखिर ये किसने किया है। और हालांकि प्रथम दृष्टया ये भी बताया गया पुलिस के द्वारा कि हो सकता है ये किसी परिजन ने किया। जहाँ खेत में रस्सी से शव लिपटा मिला, पूरा मामला हमीरपुर से। हमीरपुर में एक शव मिला जिसे खेतों में देख करके जो किसान वहां पर खेती करने आए थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस इस व्यक्ति के परिजनों को पता लगाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ परिजनों से पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर कौन है और साथ ही साथ किसने मारा। इसको हर एक पहलू पर छानबीन करते हुए पुलिस नजर आ रही है और पोस्टमार्टम के बाद ही ये खुलासा हो सकेगा कि आखिर जो हत्या की गई है वो किसने किया है, किस उद्देश्य से किया है और क्या इसमें कोई आपसी रंजिश शामिल है या फिर किसी अन्य मामले के तहत ये हत्या की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस छानबीन करते हुए नजर आ रही है। तो वही सिर में चोट के निशान मिले हैं और आसपास जो खून है वो फैला हुआ मिला है और पुलिस फॉरेंसिक लैब में हर एक चीज को भेज करके छानबीन करते हुए नजर आ रही है। तो हमीरपुर से ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पे रात में सुबह लगभग सवेरे के समय एक शव मिलता है खेतों में, जिसके बाद आसपास के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं सनसनी फैल जाती है, भागदौड़ की स्थिति बन जाती है, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन करती है और साथ ही साथ पुलिस ग्रामीणों से भी पूछताछ करती है। तमाम पहलुओं पर पुलिस छानबीन करती है। तो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई को दर्शाया गया। इस वीडियो में सेना की जो जमीनी तैयारियां हैं, अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग और लक्षित हमलों की झलक दिखाई गई है। वीडियो के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय सेना ने आतंकवादी हमले से हुई क्या कुछ किया। गुस्सा नहीं, लावा था दिमाग में, बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। यूपी में जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा है। जहां जल जीवन मिशन में लापरवाही पर सीएम बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने मिशन से जुड़े जो 183 अफसर थे और कर्मचारियों पर गाज गिराई। ये ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइपलाइन पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को प्राथमिकता न देते हुए लापरवाही बरती है। 100 से ज्यादा लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर योगी सरकार शिकंजा कसते हुए नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट को।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने गंभीर हैं, ये उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया है। सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी सरकारी योजनाओं में कोई भी किसी भी स्तर पर लापरवाही अगर होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। यही वजह है कि जल जीवन मिशन के तहत कार्यों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के आधार पर दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरती दिखाई दी है और ये एक्शन योगी सरकार ने खुद लिया है। जल जीवन मिशन में लापरवाही नहीं बर्दाश्त, पेयजल योजना कार्य प्रणाली पर बिठाई जांच। 6 अधिकारी सस्पेंड, 122 अधिकारियों पर गिरी गाज। घोर लापरवाही पर सीएम योगी का सख्त एक्शन। जल जीवन मिशन के तहत अब तक सबसे ज्यादा कार्रवाई अधिशासी अभियंताओं पर की गई है, यानी अब बख्शे नहीं जाएंगे लापरवाह अफसर। अब तक 7 मुख्य अभियंताओं पर अनुशासनिक जांच के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 4 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 5 अधीक्षण अभियंताओं पर जांच बिठाई गई है और 7 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 59 अधिशासी अभियंताओं पर जांच बिठाई गई है, जबकि 4 को निलंबित किया गया है। वहीं 32 सहायक अभियंताओं पर जांच बिठाकर 2 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। 19 अवर अभियंताओं की अनुशासनिक जांच के निर्देश दिए गए हैं, जबकि इस तरह लापरवाही बरतने वाले कुल 122 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक जांच और 55 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 6 का निलंबन किया गया है। लापरवाह अफसरों पर कड़ा एक्शन लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि राज्य में विकास योजनाओं में अगर लापरवाही बरती जाएगी तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बीते 4 सालों में 183 अफसरों कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें से 122 अधिकारियों पर जांच बिठाई गई है, जबकि 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है और 6 को निलंबित कर दिया गया। जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट नीति है कि अगर राज्य की विकास योजनाओं में लापरवाही बरती जाती है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर घर तक समय पर और शुद्ध जल पहुंचे। इस दिशा में राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बीते कुछ दिनों से बीजेपी और पीएम मोदी के करीब नजर आए हैं। अब मोदी सरकार ने शशि थरूर के एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। हालांकि ये जिम्मेदारी राजनीतिक नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय हित में है, लेकिन फिर भी केंद्र के ऑल पार्टी डेलीगेशन में शशि थरूर के होने पर कांग्रेस पूरी तरीके से शॉक्ड है। देखिए इस रिपोर्ट को। ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को भेजने का फैसला किया। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेज तर्रार सांसदों को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस ने इसमें शामिल होने की सहमति दी और मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि भारत के सांसदों का डेलीगेशन विदेशों का दौरा कर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की जानकारी देगा। इस डेलीगेशन में शशि थरूर भी शामिल हैं। उनके साथ साथ कांग्रेस के और भी कई सांसद विदेशों का दौरा करेंगे। साथ ही बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी समेत अन्य राजनीतिक दलों के सांसद भी वहां जाने हैं और पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने ये सभी सांसद खोलेंगे। दुनिया जानेगी पाकिस्तान का फैलाया झोल। दुनिया के सामने खुलेगी नापाक की पोल। वैश्विक मंच पर बेनकाब होगा पाकिस्तान, तो दुनिया भर में पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव अब ध्वस्त होगा। पाकिस्तान के खिलाफ। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।